हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या जोन यूट्यूब चैनल पर। आपको विदित होगा कि हम यहाँ पर रीड प्री के लिए 30 डेज लक्ष्य भेदी एमसीक्यू बेस्ड विज्ञान लेवल 2 की बात कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, बिल्कुल नया टॉपिक जुड़ा है, शरीर में गति। और शरीर में गति ये हमारे आरबीएससी में भी है ये टॉपिक, और हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी में तो पाठ का नाम ही यही है। एनसीईआरटी की जो कक्षा 6 की बुक है उसमें ये सीधे सीधे चैप्टर का नाम है शरीर में गति। और राजस्थान बोर्ड की बुक है उसमें इसका नाम कंकाल और संधियां है। और आपको विदित होगा कि हमारे शरीर में जो गति होती है या अन्य कुछ जंतुओं की बात करें, उनमें जो गति होती है वो अस्थियों में, संधियों में और मांसपेशियों में परिवर्तन के कारण होती है। तो ये सभी उनका योगदान है। उसी आधार पर यहाँ पर प्रश्न बनेंगे। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि कंकाल वाला टॉपिक नहीं है, ये अस्थियों वाला टॉपिक नहीं है, मांसपेशियों का टॉपिक नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये गति के साथ जुड़े हुए हैं। शरीर में गति है तो इन्हीं की वजह से शरीर में गति होती है। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस आराम से बैठ करके इस क्लास को पूरी शिद्दत के साथ पूरा देखना है और अपनी तैयारी को परखना है। कंकाल के कार्य हैं। कंकाल के क्या कार्य है? ये कंकाल के कार्यों से संबंधित है। अब कंकाल टॉपिक तो स्पष्ट नहीं दिया हुआ, लेकिन शरीर के अंदर ये कंकाल भी शामिल है। और कंकाल तंत्र के बिना शरीर में किसी प्रकार की कोई गति संभव ही नहीं है। तो ये शरीर को निश्चित आकृति व आधार प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, शरीर के आंतरिक कोमल अंगों की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। जैसे हमारे जो फेफड़े हैं, हमारे फेफड़े वो किसमें सुरक्षित रहते हैं? जो पसलियां होती हैं, पसलियों के बने पिंजर के अंदर, पसली पिंजर में सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार हमारा मस्तिष्क है, हमारा जो मस्तिष्क है वो किस में सुरक्षित रहता है? खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो ये आंतरिक जो कोमल अंग है उनकी बाह्य आघातों से रक्षा करने का काम कंकाल करता है। कंकाल तंत्र पेशियों की सहायता से संपूर्ण शरीर एवं शरीर के अंगों को गति प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, पेशियों की इसमें सहायता चाहिए, जिसके द्वारा ही शरीर को और शरीर के विभिन्न अंगों को गति प्रदान की जाती है। जैसे मैं बोल पा रहा हूँ तो इसमें कंकाल शामिल है। कैसे? जैसे मेरे जो जबड़ा है वो ऊपर नीचे हो रहा है बोलते समय। और पेशियों की बात करें तो एक हमारा अंग है पेशी अंग, जिसको हम जीभ के नाम से जानते हैं। ये भी पूरी सहायता करता है, इसके बिना बोलना संभव नहीं है। जैसे मैं लिख पा रहा हूँ तो इसमें हाथ की अस्थियां शामिल है, हाथ की पेशियां शामिल है। और हाथ के अंदर बात करें तो ये एक कंकाल का भाग है। तो इस प्रकार से कंकाल पूरा संबंधित है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में ज़्यादातर प्रश्न आपके राजस्थान बोर्ड की बुक पर है, बेस्ड है। और इसकी जो दूसरा पार्ट होगा उसमें एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न ज़्यादा होंगे। ठीक है। अक्षीय कंकाल का आकार होता है। देखो, कंकाल तंत्र है, जो मानव कंकाल तंत्र है उसको तीन भागों में बांटा जाता है। इसको मानव कंकाल तंत्र की बात करते हैं। तो मानव कंकाल तंत्र के तीन भाग यहाँ पर आते हैं। एक होता है अक्षीय कंकाल। कौन सा? अक्षीय कंकाल होता है। दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है वक्षीय कंकाल। एक हो गया अक्षीय कंकाल, दूसरा है वक्षीय कंकाल, और तीसरा यहाँ पर है अनुबंधी कंकाल। ये तीन नाम यहाँ पर दिए जाते हैं। मानव कंकाल तंत्र को तीन भागों में बांटा जाता है। अब जो अक्षीय कंकाल होता है इसमें कौन कौन आता है? अक्षीय कंकाल में जैसे खोपड़ी की अस्थियां हुई, खोपड़ी इसमें शामिल है। दांत है वो इसमें शामिल है। जबड़े हैं, जो निचला जबड़ा है, ऊपरी जबड़ा है, ये जबड़े इसके अंदर अक्षीय कंकाल में शामिल होते हैं। इसके अलावा बात करें तो जो मेरुदंड है, या अपन बात करें कशेरुकाएं, कशेरुकाएं, जिसको मेरुदंड रीढ़ की हड्डी की जो कोशिकाएं होती है, सॉरी अस्थियां होती है, उनको कशेरुकाएं कहते हैं। कितनी होती है? 33 हड्डियां पाई जाती हैं। तो ये सब मिलकर के अक्षीय कंकाल बनाते हैं। तो अक्षीय कंकाल का आकार कैसा होता है? तो अक्षीय कंकाल का आकार होता है प्रश्नवाचक चिन्ह के समान। कैसा होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह के समान होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। वक्षीय कंकाल की बात करें तो वक्षीय कंकाल में कौन कौन शामिल होते हैं? इसमें शामिल होते हैं पसलियां। कौन शामिल होते हैं? पसलियां इसमें शामिल होती हैं। और पसलियों में कितनी हड्डियां होती है? ये आप जानते ही हो, कितनी होती है? 12 जोड़ी। जिसके अंदर कौन सुरक्षित रहता है? हृदय, फेफड़े, ये सुरक्षित रहते हैं।
फिर है अनुबंधी कंकाल। अनुबंधी कंकाल में कौन शामिल होता है? तो इसके अंदर हाथ पैर की अस्थियां हैं वो शामिल होती हैं। जैसे अगर बात करें, देखो हाथ पैर से बात करेंगे तो यहाँ पर अंश मेखला भी आएगी, अंश मेखला इसमें शामिल होती है। श्रोणी मेखला इसमें आएगी, कौन सी? श्रोणी मेखला। अंश मेखला, श्रोणी मेखला प्लस हाथ प्लस पैर, ये इतनी सारी चीजें अनुबंधी कंकाल में शामिल होती हैं। तो 3 प्रकार का ये कंकाल बांटा जा सकता है। तो इसमें आपसे पूछा है कि अक्षीय कंकाल का आकार कैसा होता है। तो यहाँ पर अक्षीय कंकाल का आकार आपका कैसा हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के समान, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये लीजिए। निम्न में से हाथ में नहीं पाई जाने वाली अस्थि है। हाथ में कौन सी अस्थि नहीं पाई जाती है? देखो हाथ में कौन कौन सी अस्थियां होती है ये आपको पता होना चाहिए। हाथ की अस्थियों की अगर बात करें तो यहाँ पर एक होती है यूमरस, एक होती है रेडियो या रेडियस अल्ना, और फिर कलाई की अस्थियां, कलाई की अस्थियां, हाथ के पंजे की अस्थियां, अंगुलियों की अस्थियां और अंगूठे की अस्थियां। कितनी सारी अस्थियां यहाँ पर शामिल होती हैं। अब देखो किसमें क्या होती है, कितनी होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। ह्यूमरस की बात करें तो ये कोहनी और कंधे के बीच स्थित होती हैं। जो ह्यूमरस है ये कोहनी व कंधे के बीच की जो अस्थि होती है उसको ह्यूमरस कहते हैं। रेडियस और अल्ना की बात करें तो ये कलाई के अंदर होती हैं, कलाई से कोहनी के बीच, कलाई से कोहनी के बीच का जो भाग होता है वहां पर रेडियस और अल्ना होती है। अंदर की तरफ कौन सी होती है? अल्ना, और बाहर की तरफ रेडियस। बाहर की तरफ होती है रेडियस और अंदर की तरफ कौन सी होती है? अल्ना अस्थि पाई जाती है। फिर कलाई की अस्थियां आ जाती हैं। फिर कौन सी आती है? कलाई की अस्थियां। और कलाई की अस्थियां हैं जहाँ से हमारा हाथ है वो, जिसको जो रेडियस अल्ना के बाद में जो भाग आता है वो कलाई कहलाता है। और कलाई के अंदर छोटी छोटी 8 अस्थियां पाई जाती हैं। कलाई के अंदर कौन कितनी पाई जाती हैं? छोटी छोटी 8 अस्थियां पाई जाती हैं, जिसको कहते हैं मणिबंधिकाएं। क्या कहते हैं? मणिबंधिकाएं। मणिबंधिकाएं इनको कहा जाता है। फिर पंजा है, अंगुलियां हैं। अंगुलियां देखो 4 होती हैं, प्रत्येक के अंदर 3, तो अंगुलियों के अंदर कितनी होगी? 12 अस्थियां। अंगूठे के अंदर होती हैं 2 अस्थियां। और इस प्रकार ये अस्थियां होती हैं। हाथ के पंजे के अंदर बात करें तो पंजे के अंदर 5 होती हैं। पंजे के अंदर कितनी होती? 5। तो ये इस प्रकार की अस्थियां होती हैं। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सी है वो हाथ में नहीं पाई जाती है। तो हाथ में नहीं पाई जाने वाली कौन सी है? फीमर। फीमर कहाँ है? पैर में पाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संख्या दी हुई है हड्डियों की और हड्डियों के नाम दिए हुए। तो ह्यूमरस अस्थि कंधे और कोहनी के बीच में पाई जाती है। ये मैंने बताया, कोहनी और कंधे के बीच में संख्या 1 होती है। रेडियस और अल्ना, ये संख्या रेडियस और अल्ना की संख्या आपके 2 होती है, एक नहीं होकर के कितनी होती है? रेडियस और अल्ना 2 होती है। रेडियस होती है बाहर की तरफ, रेडियस होती है बाहर, ये ध्यान रखना, पूछा जाता है ऐसा ही। अल्ना किधर होती है? अंदर, अंदर की तरफ। कार्पल्स, कार्पल्स कितनी होती हैं? 8। ये कहाँ पाई जाती हैं? कलाई में। कार्पल्स को याद रखना, कहाँ पाई जाती हैं? कलाई के अंदर कार्पल्स पाई जाती हैं। मेटाकार्पल्स कहाँ पाई जाती हैं? तो मेटाकार्पल्स की बात करें तो ये होती है पंजे के अंदर। कहाँ होती है? पंजे के अंदर 5 होती है। बिल्कुल सही है। इन मेटाकार्पल्स को ही कर्मास्थियां कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स को कर्मास्थियां, कर्मास्थियां। और कार्पल्स को क्या कहते हैं? मणिबंधिकाएं। इसके अलावा अंगुलियों की, अंगूठे की बात हमने अभी की थी, 12 उसमें पाई जाती हैं अंगुलियों में और 2 अंगूठे में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल कौन सा सुमेलित नहीं था? रेडियस अल्ना।
बी ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, कूल्हे की अस्थि और टिबिया फिबुला के मध्य स्थित सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है? कूल्हे की अस्थि व टिबिया फिबुला के मध्य स्थित। तो कूल्हे की अस्थि और टिबिया फिबुला के मध्य कौन सी अस्थि होती है, बताइए। जल्दी से। तो यहाँ पर जो नाम दे रखा है, पहला नाम फीमर। ये फीमर क्या होती है? इसमें जैसा कि लिखा है कि सबसे लंबी और मजबूत अस्थि, तो सबसे लंबी और मजबूत अस्थि यही होती है जो कि कहाँ से, घुटने से, यानी कि टिबिया फिबुला से लेकर घुटने से श्रोणि मेखला या कूल्हे की अस्थि तक, कूल्हे के बीच में यही स्थित होती है। टार्सल्स, टार्सल्स कहाँ पाई जाती हैं, बताइए देखें। टार्सल्स की बात करें तो ये होती हैं टखने की अस्थियां। इसकी टखने की अस्थियां। और फिर यहाँ पर अगर बात करें मेटाटार्सल, तो ये किसकी, जैसे वहाँ पर हथेली की थी, तो यहाँ पर किसकी है ये मेटाटार्सल, ये आपके हैं तलवे की, तलवे की अस्थियां। पटेला की अगर बात करें तो ये पटेला कहाँ पाया जाता है, ये घुटने में पाया जाता है। इससे घुटने और टखने के बीच की, या फिर अपन बात करें तो घुटने की अस्थि है पटेला। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है अस्थि जो टिबिया फिबुला और कूल्हे के मध्य स्थित हो, तो ऐसी कौन सी है, फीमर है। ठीक है, फीमर होती है, फीमर। अगला प्रश्न देखो, कूल्हे की अस्थि को कहा जाता है, तो यहाँ पर देखो कूल्हे की अस्थि को अंश मेखला, अंश मेखला किसे कहते हैं, अंश मेखला कहते हैं कंधे की अस्थि को। जो हमारे कंधे की अस्थि होती है उसको अंश मेखला कहते हैं। कूल्हे की अस्थि को क्या कहते हैं, श्रोणी मेखला। कूल्हे की अस्थि, कूल्हे की अस्थि को श्रोणी मेखला कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा है परपदिकाएं, तो परपदिकाएं किसको कहते हैं, तलवे की अस्थियां। तलवे की अस्थियों को परपदिकाएं कहते हैं। फिर लिखा है गुल्फा अस्थियां, गुल्फा अस्थियां टखने की अस्थि को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कूल्हे की अस्थि, बी ऑप्शन। वे संधियां जो अस्थियों को गति प्रदान करने में सहायक है, घुटना टखना, कोहनी गर्दन, उपयुक्त दोनों, खोपड़ी वक्ष। तो आपको ये बताना है कि वे संधियां हैं जो आपके गति करने में सहायता करती हैं। वे संधियां जो अस्थियों को गति प्रदान करती हैं, बताओ देखें। तो जो अस्थियां या जो संधियां अस्थियों को गति प्रदान करती है उसे कहते हैं चल संधियां। क्या कहते हैं, चल संधियां। और ये चल संधियां कौन कौन सी होती हैं, तो ये चल संधियां होती हैं घुटना, टखना, कोहनी और गर्दन। ये आपके चल संधियां कहलाती है। तो घुटना टखना कोहनी गर्दन, तो उपयुक्त दोनों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खोपड़ी और वक्ष की जो संधियां हैं ये कहलाती अचल संधियां। कौन सी होती, अचल संधियां होती हैं, इनमें किसी प्रकार की गति नहीं होती है। अगला प्रश्न, कंदुक खलिका संधि के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में, कंदुक खलिका संधि। इसमें एक अस्थि का सिरा गुहानुमा होता है, कटोरे नुमा या गुहानुमा कह सकते हैं इसको, कटोरा, जिसे खलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, खलिका। दूसरी अस्थि का सिरा गोल होता है जिसे कंदुक या गेंद कहते हैं। एक का तो ऐसे कटोरे नुमा होता है ऐसे, और दूसरा इसके अंदर ऐसे गोल होता है। तो ये गोल वाला सिरा इसके अंदर घूमता रहता है। ये संधि अस्थियों को सभी दिशाओं में आसानी से घुमा सकती है, बिल्कुल सही है। अंश मेखला व श्रोणी मेखला में इसी प्रकार की संधियां पाई जाती हैं। अंश मेखला और श्रोणी मेखला में इसी प्रकार की संधि पाई जाती हैं। तो श्रोणी मेखला कौन सी, पैर की अस्थि जो श्रोणी मेखला से ऊपर होती है, श्रोणी मेखला
पैर की अस्थि से ऊपर होती हैं, फीमर से। तो ये फीमरा सभी दिशाओं में घूम सकती है। अंश में एकला जैसे कंधे की बॉलर है, बॉल करवाता है ना, कैसे घुमाता है, तो वो वहाँ पर कंदुकली का संधि होती है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। वह संधि जो केवल एक ही दिशा में गति कर सकती है। जो केवल एक ही दिशा में गति करती है, कौन सी संधि है जो केवल और केवल एक ही दिशा में गति कर सकती है? कंदुकली का संधि सभी में, कोर संधि, दुराग्र संधि। दुराग्र संधि कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारे जो सिर और गर्दन है वहां पर पाई जाती है। ये ऊपर नीचे गति कर सकती हैं और दाएं बाएं गति कर सकती हैं। कोर संधि है वो केवल एक दिशा में, केवल एक ही दिशा में गति करती है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अस्थियों में गति के लिए आवश्यक है, अस्थियों में गति करवाने के लिए क्या आवश्यक है? मांसपेशियां, कंकाल, खोपड़ी, इनमें से कोई। या कंकाल खुद अस्थियों से बना है, खोपड़ी खुद अस्थियों से बनी है। जरूरत किसकी है? मांसपेशियों की। कम से कम 2 मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। किसकी? 2 मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। दो मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। ये क्या करती हैं? एक में खिंचाव उत्पन्न होता है, एक शिथिल होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से रेंग कर गति करने वाला जंतु है। कौन सा जंतु है जो रेंग कर गति करता है? रेंग कर गति कौन कौन करता है? तो यहां पर अगर बात करें तो केंचुआ रेंग कर करता है, घोंगा रेंग कर करता है, सर्प भी रेंग कर करता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर अगर बात करें तो केंचुए में क्या होता है कि पेशियां हैं बारी बारी से करती हैं गति। इसमें किससे होती है? पेशियों की सहायता से होती है। पेशियों की सहायता से एक बार संकुचन होता है, एक बार विस्तारण होता है। संकुचन विस्तारण, संकुचन विस्तारण, ये चलता रहता है। जबकि घोंगे में क्या होता है? पेशीपाद होता है। पेशीपाद यानी कि इसमें पैर पाए जाते हैं, पेशी पैर होते हैं जिसकी सहायता से ये चलता है और गति करता है। सर्प है ये पूरे शरीर के द्वारा चलता है। रेंकर, और इसमें क्या होते हैं? एकांतर वलय बनते हैं। शरीर के अंदर क्या बनते हैं? एकांतर वलय बनते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है। तो आपके उपयुक्त सभी तीनों ही रेंग कर निम्न में से पेशीपाद की सहायता से गति करता है। तो केंचुए में क्या होता है? पेशीपाद होता है क्या? केंचुए में केंचुआ पेशीपाद नहीं होता है। इसमें पेशियों का संकुचन और विस्तारण होता है। पेशियों का क्या होता है? संकुचन और विस्तारण। घोंगे के अंदर क्या होता है? पेशीय पाद होता है। पेशीय पाद यानी कि पेशियों से बने पैर होते हैं। तिलचट्टा है ये चल सकता है और ये उड़ भी सकता है। तो चल कर या उड़ कर गति कौन करता है? तिलचट्टा करता है। ठीक है। तो ये सी ऑप्शन है, नहीं सी ऑप्शन, पेशीपाद पूछा, पेशीपाद पूछा है तो आपका घोंगा बिल्कुल करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो। वह जंतु या जीव जो चल कर व उड़ कर गति करता है। चल कर और उड़ कर। तो तिलचट्टा चल सकता है। तिलचट्टे को क्या कहते हैं? आपके कॉकरोच कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉकरोच। तिलचट्टा या कॉकरोच ये आसानी से चल सकता है, उड़ सकता है। पक्षी है ये भी चल सकते हैं और उड़ सकते हैं। उपयुक्त तो सभी बिल्कुल करेक्ट, सॉरी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ए और बी। अगला प्रश्न देखो। निम्न में से असत्य कथन है। तिलचट्टे के शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके रहते हैं। तिलचट्टे के शरीर और पैर होता है जो कॉकरोच में है, वो एक कठोर आवरण से ढके रहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। तिलचट्टे में वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों और 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं। तो 3 जोड़ी इसमें क्या पाए जाते हैं? पैर पाए जाते हैं। 2 जोड़ी क्या पाए जाते हैं? पंख। 3 जोड़ी का मतलब 6 पैर होते हैं, 2 जोड़ी का मतलब 4 पंख इसमें पाए जाते हैं।
पक्षियों में पेशियां कोमल व अस्थियां भारी होती हैं। पेशियां कोमल होती हैं, अस्थियां भारी नहीं होती। अस्थियां हल्की होती हैं। पक्षियों के अंदर अस्थियां क्या होती हैं? हल्की होती हैं। और कैसी होती हैं? खोखली होती हैं। कैसी होती हैं? खोखली व हल्की होती हैं, ये ध्यान रखना। तो कौन सा कथन है सत्य है? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किसकी आकृति रेखीय होती है? रेखीय आकृति वाला कौन है? मछली, सर्प, पक्षी, केंचुआ। तो रेखीय आकृति किसमें पाई जाती है? रेखीय आकृति होती है मछलियों की, जिसके कारण ये जल में आसानी से तैर सकते हैं, वलय बनाते हैं ये भी। और दोनों ओर इसके शरीर के दोनों ओर पेशियों की गति के कारण वलय बनते हैं, जिससे ये मछली आसानी से तैर कर गति करती है। जयपुर फुट के लिए किसे जाना जाता है? जयपुर फुट के लिए। तो यहाँ पर देखो, जयपुर फुट की बात करें तो ये पीके सेठी, रामचंद्र शर्मा, देवेंद्र राज मोहता सब इसी से जुड़े हुए हैं। लेकिन स्पेशली अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो वहां पर आपको करेक्ट करना है पीके सेठी को। पहले भी ऐसा प्रश्न रीट में आ चुका है, तो ये चीज आप ध्यान में रखें। पीके सेठी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। पीके सेठी ने विकलांगों की समस्या को समाधान करने के लिए श्री रामचंद्र शर्मा को जयपुर फोर्ट बनाने का सुझाव दिया था। तो यहाँ पर जो किसके दिमाग की उपज है? पीके सेठी की। तो ये जयपुर फोर्ट के लिए पीके सेठी जाने जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ह्यूमरस के लंबे मध्य भाग को क्या कहते हैं? ह्यूमरस का जो लंबा मध्य भाग है, इसको किस नाम से जाना जाता है? ये आपको बताना है। बताइए, देखें। तो ह्यूमरस का जो लंबा भाग है, क्या उसको शाफ्ट कहते हैं, क्या मेखला कहते हैं, संधि कहते हैं, कार्पल कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ह्यूमरस के लंबे भाग को क्या कहते हैं? शाफ्ट कहते हैं। अब मेरे को अभी अभी ह्यूमरस अपन पढ़ के आए हैं, आप मेरे को बता दीजिए कि ह्यूमरस कहाँ पाई जाती है। ह्यूमरस है वो कहाँ पाई जाती है? बताइए, देखें जल्दी से। अगला प्रश्न देखो, हाथ के अंगूठे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? हाथ के अंगूठे में अस्थियों की संख्या पूछी आपसे, बिल्कुल ही आसान है ये तो, बता सकते हो आप। कितनी होती है? दो होती है। हाथ के अंगूठे में कितनी अस्थियां होती है? दो होती हैं। अंगुलियों में प्रत्येक अंगुली में 3 अस्थि और 4 अंगुलियां होती हैं। तो 4 और 3 कितनी होगी? 12। अंगूठे और अंगुलियों की मिलाकर पूछे और 12 ऑप्शन में नहीं हो तो वहां पर होगा 14, क्योंकि +2 किसकी आ जाएगी? अंगूठे की। अगला प्रश्न, मांसपेशियों में एवं की क्षमता होती है जो गति में सहायक है। सिकुड़ने और फैलने की क्या होती है? सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती है मांसपेशियों के अंदर, जो गति में सहायक होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनते हैं? एकांतर क्रम में वलय किसमें बनते हैं? बताइए, देखें। एकांतर क्रम के अंदर वलय किसमें बनते हैं? बताओ जल्दी से, अभी हम बात करके आए हैं पहले, जल्दी से बताइए। ये बात हम कर चुके हैं। तो ये होती है सर्प के अंदर। सर्प के अंदर क्या पाई जाती है? एकांतर वलय पाई जाती है, ऐसे और ऐसे ये सर्प चलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला, वक्ष की अस्थियां क्या कहलाती हैं? स्टर्नम, पसलियां, फेलेंजस और कार्पल्स क्या कहलाती हैं? वक्ष की अस्थियां आपके मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से जैसी संरचना बनाती हैं, जिसको हम पसली पिंजर कहते हैं। इसके अंदर फेफड़े और हड्डी सुरक्षित रहते हैं, और इस पसली पिंजर के मध्य जो हड्डी होती है, ऐसे ऐसे ये पसलियां होती है ऐसे, इन पसलियों के बीच की जो मध्य हड्डी है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। मध्य वाली हड्डी ये स्टर्नम कहलाती है, सबसे आगे की ओर होती है। तो ये पसलियां बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वक्ष की अस्थियां क्या कहलाती हैं? पसलियां कहलाती हैं। अगला है, मछली के तैरने के संदर्भ में सही कथन है। तो मछली की अगर बात करें तो मछली शरीर के दोनों ओर वलय बनाकर जल में तैरती है, बिल्कुल सही है। पूंछ के पंख वलय बनाने में, मध्य के पंख जल में संतुलन बनाने में और दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। मछली का धारा रेखीय शरीर जल में घर्षण को कम करता है, ये बात भी सही है।
तो तीनों ही बिल्कुल कथन सही है, उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। शरीर में गति के प्रकार हैं। शरीर में गति किस किस प्रकार से हो सकती है? तो चलना भी एक गति है, दौड़ना भी गति है, तैरना, रेंगना, उड़ना, टहलना, ये सभी गति के ही प्रकार हैं। तो यहाँ पर भी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में पाया जाने वाला हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है? मानव शरीर में पाया जाने वाला हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है? स्केलेटन, कंकाल, आर पिंजर, उपयुक्त सभी। तो इसको किस किस नामों से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो ये सभी नाम इसी के हैं, कंकाल के। आर पिंजर, स्केलेटन, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पर भी आपका उपयुक्त सभी उत्तर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कितने पाए जाते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल मतलब गेंद और सॉकेट मतलब एक कटोरीनुमा संरचना। कटोरीनुमा या गुहानुमा संरचना किस में पाई जाती है? तो ऐसा किस संधि में होता है? ऐसा होता है कंदुक खलिका संधि में। हमने बात की है इस कंदुक खलिका संधि। और कंदुक खलिका संधि कहाँ पाई जाती है? ये हमने बात की है, कहाँ पर पाई जाती है? आपके घुटने में पाई जाती है। कहाँ पर? ये क्या कहते हैं इसको, घुटने में तो एक तरफ होती है, कंदुक खलिका नहीं होती है, आपकी होती है कंधे में। कहाँ पर पाई जाती है? कंधे में ये पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है? कूल्हे में पाई जाती है। हालांकि वैसे संख्या गिने तो कंधे भी दो और कूल्हे की दोनों तरफ होते हैं, तो दो और दो चार हो जाती हैं, लेकिन इसमें चार का ऑप्शन नहीं है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कितने पाए जाते हैं? दो का ही ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा ही प्रश्न ये पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस जीव में हड्डियां नहीं पाई जाती? ऐसा कौन सा जीव है जिसमें हड्डियां पाई ही नहीं जाती हैं? तो घोंगा, केंचुआ, दोनों, केवल घोंगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो केंचुआ और घोंगा दोनों ही एक ऐसे जीव हैं, दोनों के अंदर पेशियां पाई जाती हैं। शरीर में क्या पाई जाती हैं? केवल और केवल पेशियां पाई जाती हैं, और यही इनके शरीर की आकृति निर्धारण करती हैं, और यही इनको चलने में सहायता करती हैं। इन दोनों के अंदर अस्थियों का अभाव होता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल उत्तर हो जाएगा, दोनों, केंचुआ और घोंगा। निम्न में से असत्य कथन है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। एक क्रिकेट मैच में गेंदबाज गेंद फेंकता है, वहां पर हिंज संधि काम आती है। बिल्कुल कंधे के अंदर हिंज संधि पाई जाती है क्या? बताइए देखें। असत्य कथन आपको बताना है। कंधे के अंदर कौन सी संधि पाई जाती है? हिंज संधि पाई जाती है क्या? तो कंधे के अंदर हिंज संधि होती तो बॉल फेंक ही नहीं पाता, क्योंकि हिंज संधि में तो एक ही तरफ गति होती है, एक ही तरफ गति होती है, जबकि बॉल फेंकने के लिए पूरा हाथ घुमाना पड़ता है। तो उसमें कौन सी संधि होती है? वहां पर होती है कंदुक खलिका संधि। अभी हमने बात की है कंदुक खलिका संधि, कंधे और कूल्हे में पाई जाती है। तो यहाँ पर ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। एक लड़की अपने सिर को दाएं बाएं दिशा में घुमाती है, दुराग्र संधि। बिल्कुल ठीक है। एक व्यक्ति जिम में वजन उठाता है, हिंज संधि। बिल्कुल, क्योंकि वो पीछे की ओर नहीं मुड़ती है। हिंज संधि कोहनी में और घुटने में पाई जाती है। हिंज संधि कहाँ कहाँ पाई जाती है? कोहनी में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है? घुटने के अंदर पाई जाती है। तो आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वक्ष के दोनों तरफ पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो वक्ष के दोनों तरफ की अगर बात करें तो टोटल पसलियों की संख्या की अगर बात करें तो 24 होती है, लेकिन 24 ऑप्शन में नहीं है। तो एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है? दोनों तरफ का मतलब वो एक तरफ ही पूछ रहा है कि एक तरफ कितनी होती है। तो 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं दोनों तरफ मिला करके। 12 जोड़ी का मतलब 24 पसलियां होती हैं। ठीक है, इसमें से दो है ना, वो आपके पसलियां मेरुदंड से जुड़ी होती हैं। किससे? मेरुदंड से जुड़ी होती हैं दो पसलियां 12 में से। तो 10 ही हमें दिखाई देती हैं, दो नीचे की और होती हैं, इसलिए दिखाई नहीं देती। हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का ज्ञान किस तकनीक से होता है?
हमें किसी अस्थि का ज्ञान करना है, अस्थि को आकृति देखनी है, तो कौन सी तकनीक वहाँ पर काम आती है? तो यहाँ पर एक्सरे तकनीक काम में ली जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, असुमेलित की पहचान कीजिए। यहाँ पर लिखा है कि ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा, तो ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है, बिल्कुल सही है। तिलचट्टा, इसमें बाह्य कंकाल, तो तिलचट्टे के अंदर कौन सा कंकाल होता है? बाह्य कंकाल। घोंगा, घोंगे के अंदर कौन सा कंकाल होता है भाई? तो घोंगे के अंदर भी बाह्य कंकाल पाया जाता है, अंत्य कंकाल नहीं पाया जाता है। कौन सा? बाह्य कंकाल ही पाया जाता है घोंगे में भी। मानव अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती हैं, बिल्कुल 2 अस्थियां होती हैं। कौन कौन सी? आप मेरे को बता दीजिए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, अपने सुझाव और कमेंट्स बताना कमेंट सेक्शन में मत भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक